नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने अगली क्लास में। और मैं हूं AK सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के 22 भागों का विवरण। अच्छा, वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। जब हमारा संविधान शुरू हुआ था तो उस समय जो है 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। तो हम सारे भागों का डिस्कशन करेंगे और एक एक करके भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि ये क्लास 100% डेडिकेटेड है यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और स्टेट सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीसीएस के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेशेंस के साथ आप सुनिएगा, और ये क्लास आपको एक नए जो है आयाम में लेके जाएगी। आपको एक नया जो है मार्गदर्शन मिलेगा इसमें। और ये क्लास मेरे 6 इयर्स के यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी का एक्सपीरियंस भी है। तो आपको मैं वो सारे पॉइंट साझा कर पाऊँगा जो यूपीएससी अपने एग्ज़ाम में पूछती है। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो आप हमारे लिंक पे जाइए, और यहाँ पे जो है पीडीएफ का ये जो है लिंक है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ निःशुल्क रहेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। तो आपके लिए किसी भी प्रकार की पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ ये चैनल ज्वाइन करना है। शुरू करते हैं, और किस प्रकार से लेके जाएंगे उसको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। पहले हम संविधान के 22 भाग यानी कि 22 भाग वो और प्लस जो वर्तमान में है, टोटल 25 भागों का जो है डिस्कशन देखेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में प्रमुख विशेषताएं और निष्कर्ष निकालेंगे, और स्टेप 3 में जो है वन लाइनर फैक्ट और PYQ, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और पहले डिस्कस करते हैं संविधान के भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। भारतीय संविधान के ये भाग हैं, ठीक है। भाग मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये भाग हैं। तो कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के 25 भाग क्या हैं, भारतीय संविधान के 25 भागों का विवरण और निष्कर्ष, एंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के और प्रीवियस ईयर पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों शामिल किए जाएंगे। ये पैटर्न है जो हम 22 भागों को, जो 25 भाग हैं वर्तमान के, उनको जो पूरा करने वाले हैं उसमें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 25 भाग क्या हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक इसमें 22 भाग थे। इन्हें अध्याय का मतलब चैप्टर के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार मूलतः संविधान में 395 धाराएं थीं, वह 8 अनुसूचियां थी। आज यह संख्या क्रमशः 448 तो जो है आपकी धाराएं हो गई हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां हम पढ़ा चुके हैं और पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। और आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं या जो देख चुके हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना प्यार दिया हमारी अनुसूचियों वाली वीडियो में। और आपके लिए जो आपने लाइक किया उसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम समझते हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें याद क्या रखना है कि भाग 1 में क्या है, ठीक है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहली बात। दूसरा, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक है। अच्छा, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत के नाम, भारत का नाम यानी कि भारत और इंडिया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 1 में तो ये हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के गठन और स्थापना के जुड़ी बातें बताई गई हैं, जो नए राज्य हम जोड़ने के लिए और उसमें स्थापना की
जो है बताई गई है, पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। अनुच्छेद 3 में क्या है, मौजूदा राज्यों के नाम, जो अभी मौजूदा राज्य हैं उनके नाम, सीमाएं और जो है क्षेत्र में बदलाव से जुड़ी बातें बताई गई हैं। वहीं अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव से जुड़ी बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी अनुसूची में? पहली में व चौथी अनुसूची में। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इतना हमें याद हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन और स्थापना से जुड़ी बातें हैं। अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में बदलाव से जुड़ी बातें हैं। और वहीं अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव से जुड़ी बातें की गई हैं। भाग 1 हमारा कंप्लीट होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, जो अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। बात करते हैं भाग 2 की। देखो, भाग 2 में हमारा नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। डीप में हम जब जाएंगे जब हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 1 में क्या थी? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। दोनों भाग याद हो गए, ठीक है। अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक। यहाँ तक की दोनों बातें क्लियर है। अब इसमें अनुच्छेद 5 से 11 में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान में के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद जो 5 है इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो प्रारंभ की नागरिकता के बारे में यहाँ डिस्कस हुआ है। किस में, कहाँ डिस्कस हुआ है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता, ठीक है। उसी प्रकार अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 8 वे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी, ठीक है। 1935, ये देखो 1935, ये वाली डेट आपको डेट याद रखनी है। 1935 के भारतीय अधिनियम के अनुसार भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे। ये अनुच्छेद 8 में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 9 में है कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय नागरिक नहीं होगा या अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिक समझा जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 8 में वर्णित है। 9 के बाद अनुच्छेद 10। इस अनुच्छेद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के प्रावधानों का हिस्सा होगा और नागरिक बना रहेगा। ये हमारा अनुच्छेद 10 में है, ठीक है। अब हम करने वाले अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 की मुख्य बातें समझ लीजिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस विशेष अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों से संबंधित कोई भी बात भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उससे संबंधित सभी मामलों के लिए पूरे सम्मान के साथ उपबंध प्रदान करने की संसद की शक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसकी शक्ति से? तो संसद। अच्छा, हमारे जो संसद है उसमें एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो आप हमें बता सकते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे आपका भी रिवीजन आगे होगा। ये आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। वहीं पे आप अनुच्छेद 5 को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 वे लोग जो 1935 के भारतीय अधिनियम के अनुसार भारत के क्षेत्र में पैदा हुए।
अनुच्छेद 9, कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10, इस अनुच्छेद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के प्रावधानों का हिस्सा होगा और नागरिक बना रहेगा। वहीं अनुच्छेद 11, संसद की शक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं भाग 3 में। अभी तक हमने क्या कवर किया? भाग 1, ठीक है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका नाम, राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। अब हम शुरू करने वाले हैं भाग 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4A, 5, इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपको ये ओरली जो है याद होने चाहिए। भाग 3 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हैं, ठीक है। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखो, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है, जो हमें दिया गया है, उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो है समानता का अधिकार। कितने अधिकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है आपका भाषा और विचार प्रकट करने की आज़ादी, भाषा और विचार प्रकट करने की आज़ादी, ठीक है। अब वहीं पर तीसरा जो है, जो आपका बनता है, वो है शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार। और वही चौथे पार्ट में क्या है? आस्था और अंतःकरण की आज़ादी, आस्था और अंतःकरण की आज़ादी, ठीक है। 5 में क्या है? 5 में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, ठीक है। और वहीं 6 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक, ठीक है, उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। ये सारी चीजें अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक दी गई हैं। भाग 3 याद कर लो, एक बार रिपीट कर देता हूं। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार हैं मेन, आप उनको याद कर लीजिए। समानता का अधिकार, भाषा और विचार प्रकट करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ अधिकार, आस्था और अंतःकरण की आज़ादी का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भाग 3 के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। इससे आगे आप ये थ्योरेटिकल भी पढ़ सकते हैं और याद करने के लिए है ये। आप जब पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये हेल्प करेगी। अभी समझ लो सिर्फ। वहीं भाग 4 में पढ़ते हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी दे रखे हैं, और ये अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक हैं। देखो एक बार समझ लो। भाग 1 में क्या था? भाग 2, भाग 3 और भाग 4। अब हम भाग 4 में आ गए। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का नाम, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। यहाँ तक 4 आपको अपनी उंगलियों पे याद हो गए हैं। चाहो तो दोबारा एक बार काउंट कर लो। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र का नाम का उल्लेख है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, भाग 4 में जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। ये क्या है? राज्य के लिए निर्देशित सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन दी गई है इसका क्या
इस भाषा का क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? सिंपल सा चीज है, राज्य के लिए निर्देशित यानी कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जब राज्य कोई अपनी योजनाएं बनाता है या कोई डेवलपमेंट के लिए स्कीमें नई लेके आता है या लॉन्च करता है, उस समय ये जो भाग हैं अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जो अनुच्छेद दे रखे हैं, उनके ही अनुसार कोई भी राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्कीम बनाता है या योजनाएं लागू करता है, ये वहाँ मदद करते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा समझ में आ गया होगा। अच्छा, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में बातें क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, तो जब भी कोई पहला मुद्दा होता है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा यानी कि जब भी राज्य कोई योजना बनाएगा तो उसमें मदद करेंगे डीपीएसपी, और डीपीएसपी में क्या है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है। दूसरा, पर्यावरण के बारे में बात किया गया है, तो अब जब भी वो स्कीम बनाएगा, कोई योजना लागू करेगा, तो पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास को भी ध्यान में रखा जाएगा। जब भी राज्य कोई भी योजना बनाता है तो उसको ग्रामीण विकास को ध्यान में रखना पड़ेगा। चौथा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अच्छा, ये विकेंद्रीकरण शब्द से क्या समझते हैं आप, वो मैं एक बार समझा देता हूँ। विकेंद्रीकरण, ये देखो, ये जो शब्द है ना विकेंद्रीकरण, ये कह रहा है केंद्र को विकेंद्रित कर दो, यानी कि ये एक पावर है, इस पावर को इस तरह से डिवाइड कर दो। जैसे विकेंद्रीकरण, ये मान लीजिए राज्य है, राज्य के पास में जो पावर है, उस राज्य ने अपनी पावर किस किस को दे दी, ग्राम सभा को दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद नगर निगम को दे दी, और ये जो है ग्राम सभा को दे दी, नगर निगम को दे दी, और ब्लॉक में भी दे दी, ब्लॉक में, इस तरह से। मतलब ये है, कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देते हैं, यानी कि शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस तरह से समझ लीजिए इस विकेंद्रीकरण का मतलब। और क्या क्या है डीपीएसपी में, समान नागरिक संहिता की बात है, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात है, लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, काम पाने का अधिकार है, रोजगार का, शिक्षा पाने का अधिकार है, और बेरोजगारों के लिए सहायता है। ये सारी बातें कहाँ हैं? ये सारी बातें भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 में कही गई हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपका आएगा भाग 4A मूल कर्तव्य। अब उसको भी देख लेते हैं। देखो, ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना। भाग 4A, अब हमने अभी तक कितना भाग पढ़ा? हमने अभी तक कवर किया भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अब हम आ गए 4A में, ठीक है। भाग 1 में हमारे देश के नाम की बात की गई है, उसका क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात है। भाग 3 में बताइए फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बात की है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी का मतलब। और भाग 4A में जो बातें की गई हैं वो आपके सामने है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी, आपके कर्तव्य क्या है। यहाँ आपके अधिकार के बारे में बात की गई थी, ठीक है। भाग 3 में आपको अधिकार दिए गए थे कि ये आपके अधिकार हैं। और भाग 4A में आपको कर्तव्य दिए गए हैं कि आपके कर्तव्य क्या है। आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य होंगे आपके, उन कर्तव्यों के बारे में बताया गया। अच्छा, ये कर्तव्य कहाँ है? अनुच्छेद 51A में। 51A में ही ये सारे अनुच्छेद हैं, कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को थोड़ा जान लेते हैं। जैसे संविधान
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। हमारे संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये बातें ये कहाँ लिखी गई हैं? ये बातें अनुच्छेद 51A में लिखी गई हैं। नंबर 2, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना। जब भी देश को आपकी आवश्यकता हो और देश आपका आह्वान करता है तो आपको देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे बढ़ के आना है। पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। 3 में क्या है आपको? पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। 4 में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, यानी कि मिलजुल के रहना। महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना, मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अच्छा, ये मिश्रित संस्कृति क्या होती है? ये एक कभी कभी आपको परेशान करता होगा कि मिश्रित संस्कृति। देखो, मिश्रित क्या है? हमारे भारत पे अनेकों बार आक्रमण हुए, तो उसकी वजह से हमारी संस्कृति, जैसे हूणों का आक्रमण हुआ, हूण भारत में आए, ठीक है। उसके बाद अरबी लोग भी, उन्होंने भी आक्रमण किए थे, वो भी आए। हूण आए, अरबी आए, फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसी से और ये अंग्रेज भी आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ये हमारी जो संस्कृति है मिश्रित होगी। अब मिश्रित फिर धर्म के आधार पे भी होगी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, इस तरह से जो है ये बहुत सारे यानी कि विविधता है हमारे यहाँ पे, इसलिए इसको मिश्रित जो है विरासत कहा जाता है, मिश्रित संस्कृति के विरासत कहा जाता है। और मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को रोकना, यानी कि आपको मानव तस्करी को भी रोकना है, मानवों की खरीद बिक्री पे जो है रोक लगवानी है, और बंधुआ मजदूरी को भी रोकना है। ये कहाँ है बातें? 51A में। ये आपके मूल कर्तव्य हैं, आपको अपने कर्तव्य याद रखने चाहिए। कारखानों में बच्चों का शोषण रोकना। कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 4 साल का कोई बच्चा है, कहीं होटलों पे काम कर रहा है या किसी ढाबे पे कार्य कर रहा है या किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे से कार्य कराना, उसका शोषण करना रोकना है। यह आपका कर्तव्य है। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं भाग 5 में, जिसमें संघ की बातें की गई हैं। भाग आपको क्लियर है ना? देखो, अब है भाग 5। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 आप बता दीजिए मुझे क्या है भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में डीपीएसपी हैं और भाग 4A में ड्यूटी हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटी आपकी है। अब आ गया हमारा भाग 5, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भाग 5 की। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक बात करता है। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें की गई हैं? इसमें संसद की बात की गई है, राष्ट्रपति की बातें हैं, उपराष्ट्रपति की बातें हैं और अन्य संघीय संस्थाओं से संबंधित प्रावधान हैं, ठीक है। ये सारे प्रावधान किस में है? भाग 5 में। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में। संघ में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक क्या बातें हो रही है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक की बातें हो रही है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक क्या बात हो रही है? संसद के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है और अन्य संघीय संस्थाओं से संबंधित बातें हो रही है। अब यहाँ चीजें समझने की बात है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये बातें कहाँ है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच। भाग 5 संघ में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान रखते हैं।
संसद के सत्र यानी कि सत्रावसान, वेतन, भत्ते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संसदीय समितियां, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद की अवधि और अन्य कई व्यवस्थाएं इस भाग में शामिल हैं। किस भाग में? भाग 5 में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। भाग 5 संघ, भाग 6, अब भाग 5 आ गया संघ, तो भाग 6 क्या होगा? राज्य। संघ के बाद राज्य की बातें होंगी। 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आपको समझ में आ गई क्या क्या बातें हो रही है। अब अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक की बातें हैं। आपके लिए ये सब रिवीजन के लिए है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और वहाँ से ये पढ़ने के लिए है, आपको याद करने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब हमारा है भाग 6। देखो, भाग 1, भाग 2, मैं आपको कुछ लिख देता हूँ। जैसे भाग के बारे में बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। आप मुझे बता दीजिए कि इसमें से मैंने कौन सा भाग मिस किया है, और जो मिस किया है उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। अब हम पढ़ रहे हैं भाग 6। ठीक है, भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 5 में क्या था? संघ। संघ में किस तरह की बातें हो रही थी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 राज्य में, और भाग 6 में कहां से? अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक की बातें हो रही हैं, जिसमें राज्य सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों से जुड़े प्रावधान क्या क्या हैं? अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल से जुड़ी प्रावधान है। कहाँ से? 168 से लेके 212 तक। 168 से 212 अनुच्छेद तक क्या बातें हैं? विधानमंडल से जुड़े प्रावधान। किससे? विधानमंडल से जुड़े प्रावधान। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि अनुच्छेद 168 से 212 तक किस तरह की बातें की गई हैं, तो विधानमंडल से जुड़े प्रावधानों की बातें की गई हैं। उसी तरह से जैसे आगे हम बात करें, अनुच्छेद 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 में, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 167 में, ठीक है, मुख्यमंत्री। जैसे कि आप हमें बता सकते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के सीएम कौन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बता सकते हैं। जो भी इनका क्रम वाइज जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट, जो भी हमारा प्यारा दोस्त है, साथी है, जो हमें जवाब देगा, हम उसका नाम अपनी अगली क्लास में डिस्प्ले करेंगे, और उसके इस सम्मान में हम उसके लिए जो भी हमसे बनेगा, हम उस तरह की उसके लिए कुछ जो है ऐसी मदद करेंगे जिससे कि वो आगे चल के भविष्य में उसके लिए वो लाभदायक रहेगी। ठीक है, जिससे अब ये क्या है, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में, सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से लिखना है, और उन क्वेश्चनों को एक बार में ही कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर लिख के बताना है, जो जो हमने अब तक क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो भाग हमारा 6 यानी कि राज्य से संबंधित अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकारों की संरचना के बारे में है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, 169 में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण से जुड़ी जानकारी, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना से जुड़ी जानकारी, 170 में है विधानसभाओं की संरचना से जुड़ी जानकारी, अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि की जानकारी दी गई है। अब हमारा जो अगला भाग है वो है भाग 7, जो हटाया गया। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने अब तक क्या क्या कवर किया, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4A, 5, 6। अब जो 7 है वो अनुच्छेद 238 से था, और ये क्या है, भाग 7 जो है हटाया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब भाग जो है 8 के बारे में बात करते हैं। 7 हमारा हो गया, अब भाग 8। हमने भाग 6 में भाग 5 और 6, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, अब भाग 7 हटा दिया गया। भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र। देखो याद करना कितना सिंपल है, 5 संघ, 6 राज्य, 7 हटा दिया। 8 में संघ और राज्य, क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, यूटी। ठीक है ना। तो अच्छा, भाग जो है 8 में, भाग 8 में जो बात हो रही है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक। ठीक है, यहां तक की बातें हैं। यह भाग पहले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था, जिसे बाद में हटा दिया गया। ठीक है, पहले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था, बाद में हटा दिया। 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी के प्रशासन से संबंधित हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रशासित किया जाता है। यानी कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी को जो चलाता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार होता है, अगर आप बता सकते हैं तो हमारा आपसे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो है आगे बढ़ते हैं, भाग 8 तक हो गया। भाग 9, भाग 9 में पंचायतें हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भाग 9, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 9 पंचायतों के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, बस इतना याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। भाग 9, भाग 9 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है भाग 9। 243 से 243 ओ के बारे में जानकारी है। क्या जानकारी है, पंचायतों के चुनाव से जुड़े मामले, अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है। अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत परिभाषित पंचायतों के चुनावों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 243 ओ का अधिदेश किसी अन्य अनुच्छेद के अधिदेश जितना ही सर्वोच्च है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधान साल 1992, कितना, 1992, बहुत महत्वपूर्ण ईयर है, में संविधान के 73वें, कौन से 73वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधान साल वर्ष 1992 से संविधान के 73वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। पंचायतें क्लियर हैं भैया। भाग 9 पंचायत याद रहेगा, तो फिर भाग 9 ए भी समझ लेते हैं। ठीक है, भाग 9 ए में क्या है, नगर पालिकाएं। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 ए में नगर पालिकाएं। वहां अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक की बातें थी। यहां अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक की बातें हैं, शहरी और स्थानीय स्वशासन। यहां तक उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ पा रही है या कोई डाउट बन जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दो तुरंत, मैं वहां से देख के आपको
110% रिप्लाई करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड जी के मुताबिक चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 243 जेड बी के मुताबिक नगर पालिकाओं से जुड़े प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 243 वी के मुताबिक नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा लीजिए इस पर, जो याद रखने योग्य है। अनुच्छेद 243 जेड जे के मुताबिक सहकारी समितियों के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों की संख्या कार्यालय तय किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। एक छोटा सा और बचा है भाग 9B, वो भी समझ लेते हैं। भाग 9 में वो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो भाग 9B सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक की बातें हैं। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं किसमें? भाग 9B में। भाग 9A, भाग 9B। बी में क्या है? सहकारी समितियां। ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक सहकारी समितियों से जुड़ी खास बातें हैं। सहकारी समितियां स्वैच्छिक संगठन हैं। इनमें किसी भी धर्म या जाति या व्यक्ति सदस्य बन सकता है, यानी कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। सहकारी समितियों के सदस्यों का अपने माल की आपूर्ति पर नियंत्रण होता है। सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। पीटी का क्वेश्चन है, आप यहाँ स्टार लगा लीजिए। सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक रहने वाले हैं। ठीक है। अब आएगा भाग 10, और अब जो है भाग 10 से लेके भाग 25 तक का जो डिस्कशन है हम अगली वीडियो में करेंगे आपको, क्योंकि ये फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको रिवीजन करने में बहुत तकलीफ हो जाती है जब भी कोई बड़ी वीडियो हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के भाग जो है 9 तक सारे क्लियर हो गए होंगे। भाग 10 से लेके भाग 25 तक हम अगली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप हमारा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके मॉक टेस्ट यानी कि MT 365 प्लेलिस्ट है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है मॉक टेस्ट लगाए रखे हैं। करीब 30 इयर्स के 30 साल के मॉक टेस्ट उसमें शामिल होंगे जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। और उसमें यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम और स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, जैसे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, जो ये कंडक्ट कराते उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और संभावित प्रश्न शामिल किए गए हैं। एक बहुत ही रोचक महत्वपूर्ण आपके लिए प्लेलिस्ट है। अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ आपका रिवीजन ही नहीं, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि अगर आप हमारा कोई भी ये प्लेलिस्ट देखते हैं मॉक टेस्ट वाली, आपके उसके एक क्लास लगा के देख लीजिए। एक क्लास लगाने के बाद आप देखिए कि अगला जो आप खुद पेपर लगाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप कितना वहाँ से सीखे हैं, कितना याद हुआ है। तो एक बार आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, हिम्मत करिए, हिम्मत जुटाइए थोड़ा, और ये वाली प्लेलिस्ट जो है मॉक टेस्ट की, इसको एक बार देखिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए और संभावित प्रश्न शामिल किए गए। उम्मीद है आपको ये क्लास लाभदायक रहेगी, आपको पसंद आई होगी। आपके पेशेंस के लिए, आपकी अटेंशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ों की फ़ीस आपको देनी है। आपको हमें फ़ीस भी देनी है। क्या क्या फीस में क्या है? आपको लाइक करना है, दूसरा आपको क्या है,
शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।